एक बात बताइए, अगर आपके घर पे या आपके किसी परिवार पे किसी प्रेत का साया है, उसने अपना कब्जा आपके घर या आपके किसी परिवार पे बना लिया है, तो आपको पता है आपके साथ क्या क्या हो सकता है? वो क्या क्या खेल दिखा सकता है आपको, आप जानते हैं? ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में। आज की कहानी, ये कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इस घर में और ये लोग कितने परेशान क्यों हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पे। इसका नाम है हॉन्टेड रिंग मास्टर। मेरा नाम मैं भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करता हूँ और कहानी के माध्यम से उसे समझाता बताता हूँ। आज की कहानी बिहार से है और आप इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ और क्या हुआ। और हाँ, अगर आपको इस टाइप की कहानियाँ सुनना पसंद है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, अपना नाम अपनी जगह, कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये जो मुन्ना जी हैं, इनके पति देव, सीमा जी के पति देव, ये किसी ऑटो वाले को फ़ोन किए हैं और अपनी समस्या बताए हैं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी बात है, हमारी पत्नी की तबीयत खराब है और उसके साथ कोई बाधा है, तो हमें भगत जी के पास जाना है, क्या आप आ सकते हो? वो लड़का कहता है कि हाँ भैया, आ जाता हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो उनके घर पहुँचता है। जब वो उनके घर पहुँचता है तो उनके पतिदेव गेट के बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं और इस समय तक उनके घर के बाहर अब थोड़ी थोड़ी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग जमा हो गए हैं, क्योंकि जो उनके घर से जिस टाइप की आवाज़ जैसा शोर आ रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। कई लोगों ने तो इन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया है, पर कोई एकाएक पागल कैसे हो जाएगा? और जो ये आवाज़ है वो पागलों वाली नहीं है। तभी वो ऑटो वाला कहता है भैया चलिए, तो वो कहते हैं आइए अंदर आइए। मुन्ना, उनकी माँ उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में सीमा है या फिर वो है। उस कमरे में जाते हैं और अपनी बहू का हाथ पकड़ते हैं और एक तरफ से उनकी जो पति देव है वो उनका हाथ पकड़ते हैं और जब वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं तो वो एक झटके में उन दोनों को फेंक देती है और फिर उसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं और ये बेड पे बैठ के बस ऐसे सर को घुमा रही है, ऐसे ऐसे घुमा रही है और सिर्फ घूर रही है और घुर्रा रही है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। ये जाऊंगी आवाज़ सुनकर थोड़ा आपको अजीब लगा ना? अब वो इनके शरीर पे पूरी तरह से अपना कब्जा जमा रहा है। तभी इनकी माँ कहती है कि कुछ लोगों को और बुलाओ, तब शायद हम इसे ले जा सकें। उनके पतिदेव बाहर आते हैं और बाहर जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी को आवाज़ देते हैं कि कोई आइए हमारी मदद कीजिए। सुन तो सब रहे हैं पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि कोई आगे जाए। तभी कुछ लोग आते हैं जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। आपको एक बात बताऊं, तकरीबन 12-13 लोग गए हैं अंदर में। उनमें कुछ औरतें भी हैं, कुछ मर्द भी हैं और सब लोग फिट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़े हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे बाहर ले चलें। ये सबको फेंक रही है, किसी के हाथ में नहीं आ रही है। इस पे कोई अपना कंट्रोल ही नहीं बना पा रहा है और ये एक झटके में, जिस तरह से हम लोग कोई भी आम चीज़ को उठाकर फेंक देते हैं, ये इस तरह से फेंक रही है। और इन सब खेल में इनके पति देव के सर पे चोट भी लगी है, उनके सर से खून भी निकल रहा है, पर अभी उनका ध्यान अपनी पत्नी पे है। तभी उनकी माँ कहती है कि ऐसे नहीं होगा, बाहर चलो। और सब लोग कमरे के बाहर आ जाते हैं और वो कमरा का गेट लगा देती हैं बाहर से और कहती हैं कि हम इसे अब भगत जी के पास नहीं ले जा सकते, बेटा तू ऐसा कर कि तू भगत जी को यहीं ले आ।
वो कहता है ठीक है, और वो उसी ऑटो वाले के साथ बैठकर भगत जी के यहाँ चला जाता है। जब वो भगत जी के यहाँ जाता है, ये निकला है अभी घर से, और सीमा उसकी माँ को क्या कहती है, ये किसे किसे बुला रही है? मैं इसे ले जाऊंगा। जा, मैं इसे ले जाऊंगा। और ये आवाज घर के अंदर से आ रही है। गेट बंद है अब भी। लोग काफी घबराए हुए हैं। अब किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि होगा क्या आगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, इनके जो 2 बच्चे हैं, जब ये घटना शुरू हुई थी उसके पहले ही उन्हें, जब शुरुआत हुई तो उन्हें अपने किसी गांव में ही किसी लेबर के यहाँ, मतलब जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ भिजवा दिया गया है। बालक हैं, डर जाएंगे, अगर डर गए तो उनके मन में डर बैठ जाएगा, और अगर बच्चों के मन में डर बैठ जाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। अभी दोनों छोटे हैं, तो ये किसी और के यहाँ हैं, उन्हें भी इन सब बातों का पता नहीं है। ये कहकर उन्हें भेज दिया गया है कि मम्मी का तबीयत खराब है, ठीक होगा, अभी तुम लोग जा करके उनके यहाँ रहो। थोड़ी देर में ये तकरीबन भाई आधा घंटा लगता होगा, ये भगत जी के यहाँ पहुँचे हैं। गेट खटखटाते हैं तो थोड़ी देर खटखटाने के बाद भगत जी बाहर आते हैं और ये सारी बात बताता है कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, वो इस तरह से कर रही है, आप हमारी मदद कीजिए। ये भगत जी कहते हैं कि आप रुकिए थोड़ी देर, मैं अभी आ रहा हूँ। और वो अंदर गए हैं और अंदर जा करके कुछ सामान लिए हैं, अपना थैला है उनका, उसमें कुछ सामान लिए हैं और वो उनके साथ चले। बोले आप चलिए मेरे साथ, और वो ऑटो में बैठकर इनके घर आते हैं। अभी ऑटो घर पे पहुंचा भी नहीं है, लेकिन ये क्या कह रही है अंदर से, उसे वापस भेज दे, कोई फायदा नहीं। उसे वापस भेज दे, मैं इसे ले जाऊंगा। और ये बातें सुनकर सबका हालत खराब है। सबको क्या कहें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग बस डरे हुए हैं। और आपको बताऊं, इनके घर के आगे जो भीड़ लगी थी अब वो धीरे धीरे कम हो गई है। सिर्फ चंद लोग ही बचे हैं जो इनके बहुत ज्यादा करीबी हैं। उन लोगों का कहना है कि ऐसा नज़ारा मैंने इससे पहले हमने कभी ना देखा ना सुना। छोटा मोटा हुआ था, पर इस टाइप का कभी नहीं हुआ जो इन्होंने आज देखा है। तभी इनके पति अपने साथ उन भगत जी को लेकर घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगत जी घर पहुंचते हैं तो पहुंचने से पहले कहते हैं इस घर में कौन कौन है। तो उनकी माँ कहती है कि बहू तो अंदर है और उसी के साथ समस्या है। उसने कहा कि बहू को छोड़कर इस घर में और कौन कौन है अभी। तो बताया गया कि मैं हूँ, मेरा बेटा है, फिर इसका छोटा बेटा है, उसकी पत्नी है, और ये सीमा का भाई अमन है, और सीमा के 2 बच्चे हैं। तो भगत जी बोले बच्चे कहाँ हैं। तो उन्हें मैंने बगल के लोग के यहाँ भेज दिया है, वो उन्हीं के यहाँ है। तो वो कहते हैं उन्हें लेकर आइए। उन बच्चों को लेकर आते हैं और ये भगत जी अपने झोले में से कलावा निकालें। कलावा समझते हैं, जो हाथ पे बांधा जाता है ना, इस टाइप का धागा होता है कलावा, इस टाइप का कलावा निकाले हैं और कुछ मंत्र पढ़े हैं और सबके हाथ पे एक एक कलावा बांधा गया है। पूछें इस परिवार का कोई और है अभी यहाँ पे? नहीं। ये क्या था आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पहले क्यों सबके हाथ पे कलावा बांधा गया। बांधने के बाद वो भगत जी जैसे ही घर में कदम रखते हैं वो रूम से चिल्लाने लगती है। लगता है चला जा यहाँ से, क्यों आया यहाँ? चला जा यहाँ से, मैं इसे ले जाऊंगा। चला जा यहाँ से। और घुर्राहट की आवाज इतनी तेज है कि अब कमरे के बाहर नहीं घर के बाहर तक आ रही है। वो इस तरह के मोमेंट में घुर्रा रही है। भगत जी अंदर गए, दरवाजा खोला है, साथ में इनके पति देव और इनकी माँ भी हैं।
आपको पता है वो क्या कर रही है अंदर में? वो अपना सर का बाल मुट्ठी से पकड़ के ऐसे एक एक मुट्ठी नोच रही है। उसके सर से खून भी निकल रहा है। ये सब देखकर उनके पति देव का तो हालत खराब। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुका है कि क्या हो रहा है। न जाने वो क्या क्या सोच लिए हैं कि अब क्या होगा आगे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इनकी सासू माँ का भी डर बहुत ज्यादा हो गया है कि अब जो हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है। तभी भगत जी कहते हैं, कौन है तू? तो बोलता है, तू यहाँ क्यों आया है? चला यहाँ से, चला जा यहाँ से, मैं इसे ले जाऊंगा। तो भगत जी कहते हैं कि कौन है तू, नाम बता। उसने अपना नाम विजय बताया था। इस बार भी उसने अपना नाम विजय ही बताया है। भगत जी कहते हैं कि इसके शरीर पे क्यों आया है? और कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो वो पता है क्या बोलता है? मैं नहीं आया, मैं तो लेटा था, इसने मुझे लांग दिया तो मैं आ गया, मैं इसे ले जाऊंगा। मैं लेटा था तो इसने मुझे लांग दिया, अब मैं इसे ले जाऊंगा। भगत जी कहते हैं, नाम क्या है तेरा? तेरे घर वाले का नाम क्या है? वो इस तरह से कर रहा है और गुर्रा रहा है। विजय नाम ही है ना तेरा? वो अजीब टाइप से कर रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। तभी भगत जी कहते हैं कि चल बाहर, बाहर आ। और वो कमरे में कोने में बैठा है, वो बाहर नहीं आ रहा है। भगत जी अंदर गए, उसके बाल को जो सीमा है इस तरह से पकड़े और आंगन में लाकर बैठा दिया। और फिर बोला, चला जाए यहाँ से, इसे छोड़ दे, इस बच्ची को छोड़ दे, तू चला जाए यहाँ से। तो कहता है, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। तभी भगत जी ने इनके पति देव से कहा कि आप 11 बतासा लेकर आइए। 11 बतासा। रात के इस समय तकरीबन 3 बज चुके हैं, सुबह होने वाली है। 11 बतासा ही क्यों? उनके पतिदेव ने कहा, ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। तो भगत जी ने कहा कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि 11 बतासा ही खरीदना है, न कम न ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप 250 ग्राम ले लिए, 300 ग्राम ले लिए और उसमें से 11 निकाले। 11 ही खरीदना है क्योंकि ये नाम से खरीदाएगा। भगत जी गए हैं, पड़ोस में ही किसी का किराने का दुकान था, उनको जगाए हैं उठा करके। और वो भी बहुत अच्छे लोग थे। उनने दुकान खोला है और फिर उसके बाद बतासे निकाल कर दिए हैं, जो भी पैसे हुए ये इन्होंने दिया। और वो 11 बतासाओं को वो भगत जी को ला कर दिए। भगत जी ने अपने थैले में से सिंदूर निकाला है, सिंदूर है या रोड़ी है पता नहीं क्या था, और इन 11 बतासों पे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके 11 पे रख दिया। कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और भी कुछ कुछ प्रोसेस हुई हैं, और भी बहुत सारी क्रिया हुई हैं जो मैं यहाँ से आपको रिवील नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिदम। उन्होंने उन 11 बतासों को एक लाइन में जमीन पे थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दिया है। उसके बाद बोलते हैं, ले खा ले इसे। और पता है इस समय सीमा क्या कर रही है? वो बैठी पहले ऐसे झूम रही थी, अब वो सूंघ रही है कुछ अजीब टाइप से। और जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, बेबी ग्राउंडिंग करता है अपने घुटनों पे, उस टाइप से ये जमीन को सूंघते हुए बतासों तक आई है।
और उसने एक एक करके सारे बतासे खाना शुरू कर दिया। जिस समय वह बतासे खा रही थी, जब उसने 11वां बतासा खाना शुरू किया, तब तक गुरुजी ने, जो पंडित जी हैं, भगत जी के हैं, अपने थैले से एक लाल रंग की पोटली निकाले हैं। इतनी छोटी सी पोटली है, उसमें क्या है पता नहीं। पोटली निकाले हैं और उसके सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाए हैं सीमा के सर पे से, और घुमा करके उसे एक लाल कपड़े में बांधे हैं और बांध के एक पोटली बनाए हैं। और जब वो लाल कपड़े में बांध रहे हैं तो बहुत जोर से चिल्लाया है, इस तरह से चिल्लाया है, और फिर सीमा बेहोश हो गई। भगत जी ने कहा कि इसे उठाकर चारपाई से बांध दीजिए। चारपाई समझते हैं? खाट होती है, खटिया, गांव में दिखेगा आपको। वो रस्सी बना होता है, उसके ऊपर रस्सी से बींध के उसको बनाया जाता है। चारपाई, खटिया भी लोग कहते हैं उसे। खटिया पे लिटाकर बांध दीजिए। और ये कुछ भी करे, कुछ भी बोले, रोए, चीखे, चिल्लाए, ये किसी भी आवाज में बोले, आपकी बहू की आवाज में भी बोले, आपको ध्यान नहीं देना है। ये कुछ भी कहे, कोई भी बात इसकी नहीं माननी है, बस इसे बंधे रहने देना। जल्दी से लोग उसे खाट पे लिटाते हैं और जो कपड़ा टांगने वाला आंगन में रस्सी टांगे रहते हैं, उस टाइप की रस्सियां लाते हैं और उसे बांधा जाता है। उसके हाथ पैर को इस तरह से लिटाकर बांधे गए, हाथ बांधा गया, दोनों पैर बांधा गया, बीच से भी बांधा गया, मतलब उसे बेड पे, खटिए पे पूरी तरह से बांध दिया गया। और उसके बाद बांधने के बाद वो जो पोटली थी ना लाल वाली छोटी, वो पोटली इनके पति को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आसपास में जो भी बहती हुई नदी है, बहती नदी, कोई पोखर या तालाब नहीं, बहती नदी जिसमें चलता पानी हो, उसमें जाकर इसे फेंकना है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे फेंक रहे हो या आप यहाँ से जा रहे हो तो कोई आपको टोके नहीं, और इसे फेंकने के बाद आपको पलटना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई सी भी आवाज आए, कोई कुछ भी कहे, कोई अपना चिल्लाए, पुराना कोई पराया बोले, किसी भी तरह का कोई आपका जान पहचान वाला बोले, कोई रोए, चीखे, चिल्लाए, कोई आवाज हो, मतलब कुछ भी हो, आपको पलटना नहीं है और आपको सीधा घर आना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस रास्ते से जाइएगा उस रास्ते से घर नहीं आइएगा, रास्ता बदल लेना है आपको। और ये काम सूर्योदय के पहले करना है। अब तक 4 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा। उनके पतिदेव फटाफट से अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं और निकल जाते हैं। इनके घर से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर पे एक नदी है जो बहती है। मैं उस नदी का नाम नहीं बताऊंगा आपको, आप गेस करिएगा। उस नदी के पास जाकर इन्होंने वो पोटली को जब फेंकना चाहा है तो अपनी पॉकेट से निकाले, पॉकेट में है तब तक वो ठीक है, जैसे ही उन्होंने हाथ में पकड़ा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस पोटली का वजन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये भारी होता जा रहा है। साइज वही है लेकिन वो भारी हो रहा है। पर इन्होंने किसी तरह से उसको फेंक दिया है बस, और फेंका है और पलट गए हैं। जब ये पलटे हैं तो इनके पीछे से इनकी पत्नी बुला रही है इसे, काफी रोते हुए आवाज में, सुनिए ना, मुझे यहाँ मत छोड़िए, मुझे ले चलिए अपने साथ, सुनिए ना। ये बात बोलते हुए मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और निकल गए हैं वापस घर के लिए। जब ये घर पहुंचे हैं तो उनकी पत्नी अब भी खाट से बंधी है। तो उन्होंने कहा कि आपने वो नदी में डाल दिया? किसी ने टोका? नहीं। पलटा? नहीं, मैं सीधा आ गया। किसी ने आवाज लगाई थी पीछे से? तो उन्होंने कहा कि हाँ पंडित जी, वो आवाज मेरी पत्नी की थी। तो उन्होंने कहा वो आवाज तेरी पत्नी की नहीं थी, वो आवाज उसकी थी। और फिर उसके बाद पंडित जी ने अपने थैले में से एक छोटी सी डिब्बिया निकाली
उस डिब्बे में कुछ था, चंदन, रोड़ी वगैरह, और भी कुछ थोड़ी सी प्रक्रिया हुई। उसके बाद फिर वो चंदन उसके माथे पे पंडित जी ने लगाया और कहा इसे खोल दीजिए और इसे आराम करने के लिए लिटा दीजिए। आपको पता है जब वो सब क्रिया हो गया, जब इनके पत्नी को खोला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इनका शरीर तकरीबन, अंदाज़ा लगा के आपको बता सकता हूँ कि 5-6 साल, मतलब कि ये बुजुर्ग दिख रही हैं। इनके चेहरों पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई थी, आंखें काले पड़ गए हैं, इनके शरीर पे काला काला निशान बन चुका है बहुत जगह। पर एक बात बताऊं, ये जो बाल नोची है ना अपना, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ उसी समय हुआ था जब इन लोगों ने देखा था। प्रेत जो चाहे आपको दिखा सकता है, क्या सच है क्या झूठ आप नहीं पकड़ पाओगे। तकरीबन 6-7 महीने लग गए इनकी पत्नी को रिकवर होने में, वापस से सही होने में। लेकिन हाँ, भगत जी जाने से पहले एक और प्रक्रिया बताए थे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता दूं कि 7 दिन तक रात को 12 बजे के बाद और 3 बजे से पहले 2 अगरबत्ती किसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। शर्त यह है कि जब आप जलाने जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, इनके साथ कोई जाएगा, और दोनों घर से निकलेंगे और जब तक अगरबत्ती जलाकर पलटते नहीं है तब तक बिल्कुल चुप रहेंगे, और जब अगरबत्ती जलाकर पलटेंगे तो आपको बात करते हुए वापस आना है। इन्होंने किया वो चीज़ है, आज ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बजरंगबली की कृपा है, बाकी सब ठीक है, अब सब सही है इनके घर में। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम रवि है।